सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अधिगम मतलब सीखना होता है। जब हम कोई भी चीज सीख पाते हैं या कोई भी काम, जैसे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं स्कूल में तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, ठीक है। जब हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से सीख रहे होते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो यही हमारा अधिगम होता है। जीवन के हर एक पड़ाव पर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए कहा गया है जो सीखना है, जो अधिगम है, व्यक्ति के जन्म से लेकर के व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जो सीखना है ये हमेशा, जब तक इंसान इस धरती पर है वो तब तक कुछ ना कुछ अपने जीवन में हर एक पड़ाव पर अपने जीवन की सीखता रहता है। तो थियरीज ऑफ लर्निंग जो है यहाँ पर आज इनके बारे में कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थियरी आज हम पढ़ेंगे दोस्तों थॉर्नडाइक की पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, एग्जाम में पूछता है, और इनके प्रयोग में था क्या, ठीक है। तो जो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, इसमें पूरी चीजें क्या होती हैं, कैसे इसमें हम जो सीखने का सिद्धांत है वो किस तरीके से इसमें बन करके आया है। बाकी थॉर्नडाइक के जो सीखने के मुख्य नियम है 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसके अलावा 5 गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉज भी हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है पिछली क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, यानी कि थियरीज ऑफ लर्निंग। तो किसी मनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के द्वारा अधिगम की अवधारणा का स्पष्टीकरण ही अधिगम सिद्धांत है। इसके अंतर्गत अधिगम संबंधी समस्याओं का व्यापक समाधान प्रस्तुत किया गया है। अधिगम सिद्धांतों में एक रूपता आवश्यक नहीं है। अलग अलग सिद्धांतों में अधिगम के अलग अलग उपागम या अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन जो सीखने के जितने भी सिद्धांत हैं उसमें सबसे अधिक दोस्तों जोर दिया गया है अभ्यास पर। यानी कि कोई भी चीज हम जितनी बार करेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सिजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी कि जितना हम किसी चीज का अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज हमें उतनी ही अच्छी आएगी, उतने ही अच्छे तरीके से हम क्या कर पाएंगे, उस चीज का हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर वो काम हमें बहुत अच्छे से आएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने सिलाई करना शुरू किया, जब उसने शुरू किया उसको सही से कैंची पकड़ने नहीं आता था, सही से मशीन चलाने नहीं आती थी, लेकिन रोज रोज उस चीज को करते उसे बहुत अच्छे से कपड़े सिलने आ गए, उसे सब चीजें बनाने आ गई। तो इस तरीके से जो अभ्यास है उसका बहुत अहम रोल होता है किसी भी चीज को सीखने में, यानी कि अधिगम में। तो इसीलिए जितने भी सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं सब में आपको जो प्रैक्टिस है वो भर भर के मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर अब आगे देखते हैं। हिलगॉर्ड ने अपनी पुस्तक थियरीज ऑफ लर्निंग में 10 से भी अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इनके संबंध में यह निर्धारित करना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत उचित है और कौन सा अनुचित। इस संबंध में फ्रेंडसेन का कथन है, सराहनीय है कि सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं और न गलत, वे केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद होते हैं। देखिए, प्रोफेसर एस चौहान ने क्या परिभाषा दी है अधिगम के सिद्धांतों के विषय में। तो अधिगम के सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित व्यवहार के यांत्रिकों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। थियरीज ऑफ लर्निंग अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग प्रोसेस। यानी कि लर्निंग प्रोसेस में जो बिहेवियर होता है व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसको यहाँ पर हम एक तरीके से व्यवहार के बारे में ही अध्ययन करते हैं। जब व्यक्ति सीखता है तो उसका व्यवहार किस तरीके का वह सीखने में किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि किस प्रकार के व्यवहार को वो चेंज करके उस वस्तु को या उस चीज को सीख लेता है या उस विषय को पढ़ लेता है। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत देखिए, सबसे पहले थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, ये हम पढ़ेंगे। फिर पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव्स थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, सबसे पुरानी थियरी यही है। सीखने की जो सबसे पुरानी थियरी है, सबसे पुराना अनुबंधन का सिद्धांत है वो यही है, क्लासिकल कंडीशनिंग।
यानी कि पावलोव का जो सिद्धांत है ये सबसे पुराना है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए शास्त्रीय अनुबंधन कहा गया है। जैसे हम शास्त्रीय संगीत को क्लासिकल सिंगिंग कहते हैं, यानी कि जो बहुत पुराने संगीत हैं उनको हम क्लासिकल कहते हैं, वैसे ही जो यहाँ पर जो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था पावलोव के द्वारा सीखने का, इसे भी हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। फिर है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, उसके बाद कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, फिर है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और उसके बाद है ब्रूनर का अनुदेशन सिद्धांत। सभी को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी के सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी में संबंधवाद का प्रतिपादन किया। अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधवाद से अभिप्राय है उद्दीपक के साथ क्रिया का अनुबंध बनाना, अतः इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। पहला है साहचर्य सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न और भूल या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सबसे अधिक इसी नाम से प्रचलित है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसी दो नाम से बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा। ट्रायल एंड एरर थियरी, अणुवादी सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थियरी और संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, एग्जाम में पूछता है, तो राइट आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए सीखने के संबंध सिद्धांत, इसके बाद एक और है, इस नाम से भी हम जानते हैं थॉर्नडाइक की थियरी को, बॉन्ड थियरी ऑफ लर्निंग। अब देखिए यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्दीपक होता है। इस प्रकार एक उद्दीपक का विशेष अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। दो या दो से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसे साहचर्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब कभी उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी उसी प्रकार की अनुक्रिया या व्यवहार करेगा जैसा उसने पहले किया था। इस प्रकार बने प्रगाढ़ संबंध को संबंधवाद भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के मध्य संबंध होना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, सिंपल सी चीज है कि जहां पर हमारा मन लगता है हम वही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, सीखने की जो स्थिति होती है जब हम कुछ सीख रहे होते हैं नया, तो सिलाई कढ़ाई पढ़ाई कुछ भी हम कर रहे हैं, तो अगर हमारा मन वहां पर है तो भी हमारा तन भी वहां पर रहेगा। अब टीचर कुछ लिखवा रहे हैं तो आप मन से लिख रहे हो, आपका हाथ चल रहा है तब तो आप लिख पा रहे हो, यानी कि आपका मन भी काम कर रहा है, आपका शरीर भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से जब दोनों चीजें मिल करके कोई काम करती हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं अपने जीवन में। ठीक है, यानी कि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों जब हमारा साथ देते हैं तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांतों के लिए अनेक पशुओं पर परीक्षण किए और इस सिद्धांत का परीक्षण थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर किया था। एग्जाम में पूछता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो भूखी बिल्ली पर किया था। इन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद करके उसके व्यवहार, मछली के मांस का टुकड़ा उसके बाहर, इन्होंने क्या किया था, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। कुछ इस तरीके से बिल्ली को एक पिंजरे में, आप देखिए यहाँ पर ये पिंजरे में क्या है, बंद है। ठीक है, पिंजरे में बंद है और पिंजरे के बाहर आप देखिए, पिंजरे के बाहर एक मछली के मांस का टुकड़ा बाहर रख दिया था। पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। भोजन को देखकर बिल्ली व्याकुल हो जाती है और वह प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देती है। वो उछलना कूदना शुरू कर देती है जब वो उसको भूख लगी है और वो पिंजरे में बंद है। और ये शीशा लगा हुआ है तो बाहर दिख रहा है कि उसको बाहर मांस का टुकड़ा दिख रहा है, तो वो परेशान होती है, कूदना फांदना शुरू करती है उसी पिंजरे में। अनेक बार बाहर निकलने का प्रयास करने के बाद संयोगवश एक बार उसका पंजा खटके पर पड़ा और वह खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। हर बार त्रुटियों की संख्या में कमी आई और अंत में बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके सीधा खटके को दबाकर पिंजरे के दरवाजे को खोल लेती थी। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद बिल्ली मछली को खाकर संतोष प्राप्त करती है। इस प्रकार इस प्रयोग में उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। बार बार प्रयास करने पर त्रुटि कम होने के कारण इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब बिल्ली बार बार, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पर
ये काठ का जो टुकड़ा होता है, यहाँ पर एक काठ बना होता है, एक बटन बना होता है और ये बटन जो है यहाँ पर संबंधित होता है इस दरवाजे से। ठीक है, जैसे ही इस बटन पर पैर पड़ता है इस बिल्ली का, तो ये जो दरवाजा है वो खुल जाता है। तो जब पहली बार ऐसा प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, तो बिल्ली को करीब उसको 50 बार कूदने के बाद तब जा करके एक बार सफलता मिली। ठीक है, जब दोबारा से फिर बिल्ली को भूखा रखा गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर ये प्रयोग किया गया, तो देखा गया बिल्ली ने केवल 40 बार ही प्रयास करके 41वें बार में इसको दबा करके और बाहर निकल आई और मांस के टुकड़े को खा लिया। फिर जब तीसरी बार प्रयोग किया तो उन्होंने देखा केवल 30 बार में ही ये बिल्ली इसको दबा ले जा रही है और फिर ये पिंजड़े को खोल करके और ये खाना जो है ये खुल जा रहा दरवाजा और ये बाहर निकल करके खा ले रही है। ठीक है, फिर ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आया कि उसको समझ में आ गया कि जब मैं ये प्रेस करूंगी, जब इसको प्रेस करूंगी यानी कि इस बटन को, तो अपने आप दरवाजा खुल जाएगा और मुझे मांस का टुकड़ा मिल जाएगा। यानी कि धीरे धीरे जितनी बार ये प्रयोग किया गया उतनी बार इस बिल्ली को वो जो सीखा था उसने उसको ये चीज याद आ गई, उसकी गलतियां कम होने लगी और एक बार ऐसा हुआ कि इसने पहली बार में ही पिंजड़े को खोल दिया। इससे हमें क्या इस सिद्धांत से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कि सीखने का ही सिद्धांत है, जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार हम उतने नए तरीके सीखते हैं कि इतने नए तरीकों से ये काम नहीं हो पाएगा, फिर हम अगला तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, और जैसे अगर बच्चा लिखने में पहले ज्यादा गलतियां करता है, लिखने में पहले बहुत गलतियां करता है, सही से मात्राओं को नहीं लगा पाता, सही से वर्णों को नहीं बना पाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी गलतियां क्या होती हैं, गलतियां कम होने लगती हैं, गलतियां कम होने लगती हैं, जिससे बच्चा और अच्छे से परफॉर्म कर पाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है। अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। आप हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी को ज्वाइन करके आप सारे के सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो हमारा सीखना होता है वो और प्रबल होता है और अच्छे से हम सीख पाते हैं। अब उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत यहाँ पर आपने पढ़ा, इसकी क्या विशेषताएं है, तो देखिए, पहला है यह सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है। सीखने के अस्थायीकरण के लिए यह सिद्धांत ज्ञानात्मक, गत्यात्मक और भावात्मक अंगों के इस्तेमाल पर बल देता है। फिर है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है जिसकी स्थापना मस्तिष्क में होती है। फिर है इस सिद्धांत के अनुसार बार बार प्रयास करने से अधिगम में स्थायीकरण आता है। बार बार हम जब अभ्यास करते हैं तो हमें वो चीज समझ में आने लगती है और अच्छे से आने लगती है और वो ज्ञान अस्थायी हो जाता है। फिर है थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर 3 नए अधिगम सिद्धांत, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम दिया, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता क्या है, चलिए देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ही बालक साइकिल चलाना, टाई की गांठ बांधना, विभिन्न खेल खेलना आदि कार्य सीखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि यह सिद्धांत विज्ञान व गणित जैसे विषयों या कठिन या चिंतनशील विषयों के लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद है। शिक्षा में सिद्धांत का उपयोग निम्न है। गणित के सवालों का अभ्यास जो बच्चा जितना अधिक करता है, घर पर जितनी प्रैक्टिस करता है, उसको गणित विषय उतना ही अच्छे से आता है। सेम विज्ञान विषय के साथ भी जितना हम प्रयोग करेंगे, जितना हम प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखेंगे, जितना अपने दैनिक जीवन में उन सारे सिद्धांतों को अपनाएंगे, उतना ही अच्छे से हमें वो सिद्धांत आएंगे या वो विषय अच्छे से समझ में आएगा। तो यह सिद्धांत निरंतर परिश्रम व प्रयास करने पर बल देता है। जितना हम प्रयास करेंगे, जितना हम कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा हम परिणाम दे पाएंगे। इस सिद्धांत की सहायता से कार्य की धारणाएं सरल और स्पष्ट हो जाती हैं। यह विधि अभ्यास पर अधिक बल देती है, जिससे व्यक्ति किसी कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत के फलस्वरूप बालक में धैर्य एवं आशावादी जैसे गुणों का विकास होता है। फिर है यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, फिर है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत छात्रों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रखता है, यानी कि नया सीखने के लिए तत्पर रखता है। यह सिद्धांत पिछड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन बच्चों को हम जितना बार बार अभ्यास कराएंगे, जितना सिखाएंगे, वो बच्चे उतना ही अच्छा करेंगे आगे। फिर है इस सिद्धांत से अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। फिर है इस सिद्धांत से बालक में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोस थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग।
तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछता है पावलो ने किस पर प्रयोग किया था, तो पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलो ने कुत्ते पर किया था। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री इवान पी पावलो ने 1904 में किया था। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया संबंध प्रतिक्रिया प्रतिस्थापन अधिगम अथवा अनुबंध अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया के उत्पन्न होने से है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, बर्नार्डे के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना को बार बार दोहराने के फलस्वरूप व्यवहार का स्वचालन है। इसमें उत्तेजना का संबंध पहले किसी और अनुक्रिया के साथ होता है, किंतु अंत में अनुक्रिया स्वयं उत्तेजना का रूप धारण कर लेती है। पावलो ने बताया कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होता है और यही अधिगम है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये प्रयोग हुआ था इस कुत्ते पर। तो देखिए, पावलो ने अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि कंडीशनल रिस्पांस के अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और कुत्ते के मुंह से लार एकत्रित करने के लिए एक नली के माध्यम से उसे कांच के जार से जोड़ लिया। इस प्रयोग की प्रक्रिया को निम्न 3 चरणों में समझा जाता है। सबसे पहले देखिए, पावलो ने कुत्ते को भोजन, प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक दिया, जिसे देखकर उसके मुंह में लार आ गई। उन्होंने बताया कि भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर लार आना स्वाभाविक है। कुत्ते अगर आप देखिए, अगर वो भोजन देखेंगे तो उनके मुख से लार आएगी, ये उनका स्वभाव होता है। स्वाभाविक क्रिया को सहज क्रिया भी हम कहते हैं। यह क्रिया उद्दीपक के उपस्थित होने पर होती है। ठीक है, तो भोजन यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक है जिसको देख करके उसके मुंह में लार आती है। ठीक है, तो ये लार टपकना स्वाभाविक हो गया। अब दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में पावलो ने कुत्ते को घंटी या कृत्रिम उद्दीपक बजाकर भोजन दिया। ठीक है, दूसरे चरण में क्या किया, पावलो ने पहले एक घंटी लगाई। ठीक है, एक घंटी लगाई और उस घंटी को जब वो बजाते थे तब उसके बाद वो देते थे उसको खाने को, तब उसको खाने को देते थे। जब घंटी बजाते थे तब उसको खाने को देते थे। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में फिर लार का स्राव हुआ। इस प्रक्रिया में भोजन को देखकर लार आने की स्वाभाविक क्रिया को उन्होंने घंटी बजाने की एक कृत्रिम उद्दीपक से संबंधित किया, जिसका परिणाम स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त हुआ। तो दूसरे कंडीशन में उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई फिर उसको खाना दिया। अब देखिए तीसरे में क्या होता है, पावलो ने कुत्ते पर अपने प्रयोग को बार बार दोहराया। तीसरे चरण में उन्होंने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई और इस बार घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया या लार का टपकना प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरी बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटी तो बजाई लेकिन इसको खाने को भोजन नहीं दिया कुत्ते को, लेकिन फिर भी उसके मुंह से लार टपक गई। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त प्रयोग में अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार का टपकना ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। जैसे मिठाई की दुकान को देखकर बच्चों के मुख से लार टपकना, उपरोक्त प्रयोग में जो क्रिया लार का टपकना पहले स्वाभाविक उद्दीपक से हो रही थी, अब प्रयोग को बार बार दोहराने से अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से होने लग गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत करने पर कालांतर में नवीन उद्दीपक प्रभावशाली हो जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रेनर और वॉटसन ने 11 माह के अल्बर्ट नामक बच्चे पर भी ऐसा प्रयोग किया था। यह बालक जंगली जानवरों से भयभीत नहीं होता था, लेकिन जब एक दिन जानवर के साथ भयानक तेज ध्वनि प्राकृतिक उद्दीपक निकाली गई, वो डर गया। इसके बाद वो हमेशा जानवरों को देखकर ही डर जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में तेज ध्वनि अनुबंध विहीन उत्तेजक है और जानवर अनुक्रिया उद्दीपन है। इसके संबंध से बालक का घबराना स्वतः प्रेरित अनुक्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अनेक सोपानों से होकर पूर्ण होती है। अनुकूलित अनुक्रिया अनेक प्रकार के उद्दीपकों एवं अन्य तत्वों से प्रभावित होती है। कुछ प्रमुख तत्वों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पहला है उद्दीपकों की प्रभावशीलता। अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए उद्दीपकों में शक्ति होनी चाहिए। यदि उद्दीपक प्रभावी नहीं होगा तो प्राणी उत्तेजक की ओर ध्यान नहीं देगा, जिसके कारण प्रतिक्रिया नहीं होगी।
पावलो के प्रयोग में भूखे कुत्ते के लिए भोजन की उत्तेजना काफी प्रबल थी। जब भूख लगी होती है तो हमें खाना चाहिए होता है और खाने के लिए हम क्या रहते हैं, एकदम उत्तेजित रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसीलिए कुत्ते को क्या रखा गया था, भूखा। जैसे आपने देखा था थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को भूखा रखा गया था, वैसे ही पावलो के प्रयोग में कुत्ते को भूखा रखा गया था, ताकि भोजन वो देखे तो उसके अंदर एक उत्तेजना आए कि हाँ मुझे भोजन चाहिए। फिर बौद्धिक क्षमता, उच्च बौद्धिक क्षमता वाला प्राणी निम्न बुद्धि वाले प्राणी की अपेक्षा अनुकूलन की अनुक्रिया जल्दी सीख लेता है। मानसिक स्वास्थ्य के ठीक होने पर प्रतिक्रियाएं शीघ्र होती हैं। फिर है समय अंतराल। दो उद्दीपकों के मध्य समय का संबंध होना चाहिए। दोनों उत्तेजनाओं को लगभग एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा संबंध प्रतिक्रिया नहीं होगी। पावलो ने अपने प्रयोग में घंटी एवं भोजन को एक साथ प्रस्तुत किया था। क्रियाओं की पुनरावृत्ति, रिपीटेड एक्शंस। किसी भी कार्य एवं क्रिया को बार बार दोहराने से वो आदत बन जाती है। इस सिद्धांत में संबंधता के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है। अनुकूल परिणाम नहीं मिलने पर उद्दीपकों को बार बार दोहराना चाहिए, जैसा कि पावलो ने घंटी बजाकर किया था। अब देखिए यहाँ पर है एक्सटर्नल बैरियर, बाह्य व्यवधान क्या है। कई बार मिलते जुलते अनेक उद्दीपक एक जैसा व्यवहार करते हैं, इससे वास्तविक अनुक्रिया उत्पन्न नहीं हो पाती। पावलो के प्रयोग में देखा गया कि कुत्ता सीखने के प्रारंभिक प्रयासों में मूल उद्दीपक के साथ जैसा व्यवहार करता है, उसने अन्य उद्दीपकों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रयोग के लिए वातावरण नियंत्रित होना चाहिए और दो उद्दीपकों के अलावा तीसरे उद्दीपक का व्यवधान नहीं आना चाहिए। फिर है भावनात्मक पुनर्वलन। तो इस मान्यता के अनुसार पुनर्वलन जितना प्रभावी होगा, अनुक्रिया भी उसी अनुपात में प्रभावशाली होगी। शक्तिशाली प्रेरकों से स्थायी परिणाम प्राप्त होते हैं। कृत्रिम उद्दीपक प्रबल होने चाहिए। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की शिक्षा में उपदेयता क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत बालकों की शिक्षा में बहुत उपयोगी है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे आचरण व उचित अनुशासन की भावना को विकसित किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में इस सिद्धांत के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है आदत या स्वभाव का निर्माण। अनुकूलित अनुक्रिया धीरे धीरे आदत के रूप में विकसित होकर व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाती है। कार्य की अनुक्रियाओं को बार बार दोहराने से वो आदत बन जाती है। इससे कार्य में स्पष्टता आती है और समय की भी बचत होती है। इस सिद्धांत के सहयोग से अनुशासन की भावना का क्या होता है, विकास होता है या विकास किया जा सकता है। फिर है सीखने की स्वाभाविक विधि। तो यह सिद्धांत बालकों को सीखने के लिए सरल, सहज एवं स्वाभाविक विधि है। यह सिद्धांत बालकों के लिए सहज सीखने के लिए सरल एवं स्वाभाविक विधि है। यह बालकों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। इस सिद्धांत की मान्यता बच्चा शैशव काल में ही सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि बच्चा अपने शैशव काल से ही सीखना शुरू कर देता है। पावलो ने बताया कि अधिगम के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक तभी सीख सकता है जब वह सतर्क एवं क्रियाशील है। स्किनर के अनुसार संबंध सहज क्रिया एक आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है। दोस्तों, इसके बाद देखिए भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो पावलो का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भाषा के विकास एवं अक्षर शब्द विन्यास में बहुत उपयोगी है। शैशवावस्था में बच्चों को विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करके ही भाषा का ज्ञान कराया जाता है। छोटी कक्षाओं में वस्तुओं के साथ ही शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। इस सिद्धांत में अभ्यास पर बल दिया जाता है जो सुलेख लेखन के लिए आवश्यक है। व्याकरण के सूत्र और पहाड़े सीखने के लिए इस सिद्धांत पर अत्यधिक, ये सिद्धांत क्या है, व्याकरण के सूत्रों के लिए को सीखने के लिए और पहाड़े सीखने के लिए पावलो का सिद्धांत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीखने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। इससे प्रशंसा और प्रोत्साहन शिक्षण प्रक्रिया में बालकों के लिए प्रेरक का काम करते हैं। छोटे बच्चों के लिए लाड एवं प्यार एवं बड़ों के लिए संबंधों की स्थापना अच्छे अनुबंधन है। अध्यापक को ऐसे उद्दीपनों के अत्यधिक प्रयोग से बचना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज क्यों कहा जा रहा है कि अत्यधिक प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि जितना हो सके हमें बहुत ज्यादा बड़ाई नहीं करनी है किसी एक ही बच्चे की, कि बार बार पूरे क्लास में बार बार हम एक ही बच्चे का बार बार नाम लेते जा रहे हैं, बस उसी की बड़ाई करते जा रहे हैं। अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। इस सिद्धांत की सहायता से बालकों के सामने उचित एवं आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करके उनमें अच्छी अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। अच्छी अभिवृत्तियां अनेक समस्याओं को हल करने में योगदान दे सकती हैं। यह सिद्धांत अध्यापक को अधिक महत्व देता है क्योंकि अध्यापक बालकों के अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। इसके बाद है मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार।
तो यह सिद्धांत निदानात्मक मनोविज्ञान में नवीन संभावनाएं उपस्थित कराता है। इस सिद्धांत की सहायता से बालकों के भय व चिंता संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कई प्रकार की क्रियाओं एवं असामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। मानसिक रोगियों एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार करने वाले बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। बार बार अभ्यास के द्वारा बालकों में संवेगात्मक रूप से स्थिरता विकसित की जा सकती है। इसके अलावा देखिए, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव का, ये गणित शिक्षण में भी सहायक है। देखिए, यह सिद्धांत अनुक्रियाओं को कई बार दोहराने पर बल देता है, जो गणित जैसे विषय के लिए आवश्यक है। अभ्यास एवं अनुकूलन की सहायता से गणित की कठिन समस्याओं को हल तथा गुणा भाग को सरलता से किया जा सकता है। इसके बाद है समाजीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशलाइजेशन। तो यह सिद्धांत प्राणियों के व्यवहार को सुधारने व परिमार्जन करने में बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालकों के सामाजिकरण एवं वातावरण में उनका सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत छात्रों को अभिप्रेरित कर वांछित व्यवहार करना सिखाता है। इस सिद्धांत का समूह निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बुरी आदतों को छुड़ाने में भी इस सिद्धांत की सहायता ली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है और जो थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, दोनों ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोनों को आप अच्छे से, उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से सुना है तो आपको पूरी की पूरी क्लास तो ऐसे ही याद हो गई होगी। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, और आपको पता है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह उसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और जो पावलोव का सिद्धांत है इसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिछली क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।